हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एटीएफ क्लासेस में। मैं हूं विकास कुमार और आज हम लेकर आए हैं फिर से घटना चक्र का मॉडर्न हिस्ट्री का ये तीसरा वीडियो। पिछले वीडियो 2 में हमने ईस्ट इंडिया कंपनी के और बंगाल के ईस्ट इंडिया कंपनी के बंगाल के बारे में कुछ नोट्स देखे थे और उससे आगे आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। कुछ नोट्स बच गया था, तो आज हम इस वीडियो में देखकर उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। इस युद्ध के परिणाम ने प्लासी के निर्णयों पर मुहर लगा दी। भारत में अब अंग्रेजों को चुनौती देने वाला कोई दूसरा नहीं था। इलाहाबाद तक का प्रदेश अंग्रेजों के अधिकार में आ गया तथा दिल्ली विजय का मार्ग खुल गया। नेक्स्ट पॉइंट है, बक्सर का युद्ध भारतीय इतिहास में निर्णायक सिद्ध हुआ। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर तथा दिल्ली का शासक शाह आलम द्वितीय था। नेक्स्ट पॉइंट है, इलाहाबाद की दूसरी संधि जो कि 16 अगस्त 1765 के अनुसार शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया तथा उसे इलाहाबाद में रखा गया। अगला पॉइंट है, इलाहाबाद तथा करा के जो क्षेत्र नवाब ने छोड़ दिए थे शाह आलम को मिले। अगला पॉइंट है, 12 अगस्त 1765 की संधि के अनुसार मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दी। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, इस समय रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल का गवर्नर था। इस समय बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए 2 उप दीवान, बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खान तथा बिहार के लिए रजा सिताब राय की नियुक्ति की। नेक्स्ट पॉइंट है, शाह आलम द्वितीय का संपूर्ण जीवन आपदाओं से ग्रस्त रहा तथा उसे अंधा कर दिया गया। अगला पॉइंट है, शाह आलम द्वितीय के समय 1803 में ईस्वी में दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। तो दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार किसके समय हुआ था? तो शाह आलम द्वितीय के समय। नेक्स्ट पॉइंट है, शाह आलम द्वितीय तथा उसके 2 उत्तराधिकारी अकबर द्वितीय जो कि 1806 से 1837 तक का काल रहा और बहादुर शाह द्वितीय जो कि 1837 से 1857 ईस्वी तक काल रहा, ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशन भोगी मात्र बनकर रह गए। नेक्स्ट पॉइंट है, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी उन्हें पेंशन देकर और उन्हें अधिकार उनसे छीन लिए। जब अंग्रेज दिल्ली पर कब्जा कर लिया तो अधिकार हो गया अंग्रेजों का। नेक्स्ट पॉइंट है, 1765 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा सिलहट की दीवानी प्राप्त की गई तथा बर्मा युद्ध के बाद एस्काट द्वारा सिलहट को जयंतिया तथा गारो पहाड़ी क्षेत्रों से जोड़ने के लिए सड़कों का निर्माण किया जाने लगा। गारो और खासी जयंतिया ये मेघालय में पड़ता है दोस्तों, जिसके विरोध स्वरूप इन पहाड़ियों पर रहने वाले खासी जयंतिया के लोगों ने अपने नेता तीरथ सिंह के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है, के.एम. पनिक्कर ने कहा कि 1765 से 1772 ईस्वी तक कंपनी ने बंगाल में डाकुओं का राज्य स्थापित कर दिया। चलिए दोस्तों, अब हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न कोश की तरफ बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? तो ये मुर्शीद कुली खान। कौन था? मुर्शीद कुली खान। मुगल सम्राट फर्रुखसियर द्वारा 1717 ईस्वी में मुर्शीद कुली खान को बंगाल का गवर्नर यानी सूबेदार नियुक्त किया गया। मुर्शीद कुली खान की मृत्यु के पश्चात उसका दामाद शुजाउद्दीन बंगाल का सूबेदार बना, जिसे तत्कालीन मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला द्वारा मान्यता प्रदान की गई। अतः मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर मुर्शीद कुली खान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार था। तो मुगल बादशाह द्वारा
नियुक्त अंतिम सूबेदार था, ये था मुर्शिद कुली खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? तो ये था प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध जो कि 1757 ईस्वी में हुआ था, 23 जून 1757 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उससे पहले डिस्कशन देख लेते हैं दोस्तों। भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व प्रारंभ प्लासी के युद्ध से हुआ। प्लासी के युद्ध में 23 जून 1757 में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया। नवाब की सेना 3 राजद्रोहियों मीर जाफर, यार लतीफ़ और राज दुर्लभ के सेना नायकत्व में थी। नवाब की एक अग्रमी टुकड़ी ने नेता मीर मदन तथा मोहन लाल थे। सहसा एक गोली से रणभूमि में ही मीर मदन मारा गया। नवाब सिराजुद्दौला द्वारा अपने प्रमुख अधिकारियों से मंत्रणा के दौरान मीर जाफर ने उसे पीछे हटने को कहा था। यह भी कहा कि नवाब को सेना का नेतृत्व सेनाध्यक्षों के हाथों में छोड़ युद्ध क्षेत्र से चले जाने चाहिए। सिराजुद्दौला वापस मुर्शिदाबाद लौट गया, यही उसकी हार का कारण बना। प्लासी के युद्ध ने अंग्रेजों को तत्कालिक सैनिक एवं वाणिज्यिक लाभ प्रदान किए। इसने कृषि उत्पादन और दस्तकारियों के क्षेत्र में अग्रणी 3 राज्यों बिहार, बंगाल, उड़ीसा और राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने के लिए पृष्ठभूमि तैयार की। इस युद्ध ने वस्तुतः भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव डाली थी तथा इसे भारत में ब्रिटिश इंडिया कंपनी की पहली निर्णायक सफलता माना जाता है। जबकि सर्वाधिक निर्णायक युद्ध बक्सर का युद्ध जो कि 1764 ईस्वी में हुआ था, जिसने भारत में वास्तविक रूप से ब्रिटिश प्रभुसत्ता का तो वास्तविक रूप से कब ब्रिटिश प्रभुसत्ता का स्थापित की, तो इस बक्सर के युद्ध में जो कि 1764 ईस्वी में हुई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है, तो ये मानी जाती है प्लासी के युद्ध से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, प्लासी का युद्ध लड़ा गया था, तो प्लासी का युद्ध लड़ा गया था ये 1757 ईस्वी में 23 जून 1757 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था डैश के युद्ध में। किसके युद्ध में परास्त हुआ था? तो ये प्लासी के युद्ध में परास्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक ये लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव था। कौन था? लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव था। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, जिसने प्लासी के युद्ध जो कि 23 जून 1757 को हुआ था, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया है? तो स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया है रॉबर्ट क्लाइव को। क्लाइव एक सैनिक के रूप में जाने जाते थे, जन नेता था। विलियम पिट का यह कथन है कि वह स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक यानी अ हेवन बॉर्न जनरल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? तो प्लासी का युद्ध मैदान है यह पश्चिम बंगाल में। प्लासी वर्तमान में नाम प्लासी का युद्ध मैदान पश्चिम बंगाल राज्य के नदिया, कौन से जिलों? नदिया जिलों में भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? तो ये मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी। मीर कासिम अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया। संभवतः वह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्रमय वातावरण तथा कलकत्ता से दूर रहना चाहता था ताकि अंग्रेजों का हस्तक्षेप अधिक न हो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 है, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया था, तो ये बक्सर का युद्ध है जो कि सबसे निर्णायक युद्ध माना जाता है। 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेजों ने मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को बक्सर के युद्ध में परास्त किया। इस युद्ध में अंग्रेजों की कमान मेजर हेक्टर मुन्रो के हाथ में था। इस युद्ध के परिणाम ने
प्लासी के निर्णयों पर मुहर लगा दी। भारत में अब अंग्रेजों को चुनौती देने वाला कोई दूसरा नहीं था। इलाहाबाद तक का प्रदेश अंग्रेजों के अधिकार में आ गया तथा दिल्ली विजय का मार्ग खुल गया। बक्सर का युद्ध भारतीय इतिहास में निर्णायक सिद्ध हुआ। P.E. रॉबर्ट्स ने बक्सर के युद्ध के बारे में कहा कि प्लासी की अपेक्षा बक्सर को भारत में अंग्रेजी प्रभुत्व की जन्मभूमि मानना कहीं अधिक उपयुक्त है। यदि बक्सर के युद्ध के परिणाम को देखा जाए तो कहा जा सकता है कि जहां प्लासी की विजय अंग्रेजों की कूटनीति का परिणाम थी, वहीं बक्सर की विजय को इतिहासकारों ने पूर्णतः सैनिक विजय बताया। प्लासी के युद्ध ने अंग्रेजों को प्रभुत्व बंगाल में स्थापित की, परंतु बक्सर के युद्ध में कंपनी को एक अखिल भारतीय शक्ति का स्वरूप दे दिया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक था? तो निर्णायक था बक्सर का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है? तो ये समझा जाता है बक्सर का युद्ध। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक शाह आलम द्वितीय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो बक्सर की लड़ाई के समय दोस्तों बंगाल का नवाब था मीर जाफर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था? तो वे थे शाह आलम द्वितीय। इलाहाबाद की दूसरी संधि जो कि 16 अगस्त 1765 के अनुसार शाह आलम द्वितीय को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया तथा उसे इलाहाबाद में रखा गया। इलाहाबाद तथा करा के जो क्षेत्र नवाब ने छोड़ दिए थे शाह आलम को मिले। 12 अगस्त 1765 के अपने फरमान द्वारा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दी। इस समय रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल का गवर्नर था। शाह आलम द्वितीय का संपूर्ण जीवन आपदाओं से ग्रस्त रहा। उसे 1788 ईस्वी में अंधा कर दिया गया। शाह आलम द्वितीय के समय 1803 ईस्वी में दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। शाह आलम द्वितीय तथा उसके दो उत्तराधिकारी अकबर द्वितीय जो कि 1806 से 37 ईस्वी का काल रहा, और बहादुर शाह द्वितीय जिसका काल 1837 से 57 ईस्वी तक ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशन भोगी मात्र बनकर रह गए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की? तो ये प्रदान की मुगल सम्राट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए? तो ये लॉर्ड क्लाइव को दिए गए, लॉर्ड क्लाइव के कार्यकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। तो ये की 12 अगस्त 1765 को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? तो ये बनाया था मोहम्मद रजा खान को। इलाहाबाद की दूसरी संधि जो कि 16 अगस्त 1765 के अनुसार भागोड़े सम्राट शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया तथा उसे शाह आलम में रखा गया। शाह आलम ने उपयुक्त संधि के प्रावधान द्वारा कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दी। नज्म-उद-दौला को बंगाल का नवाब स्वीकार किया गया, जिसके बदले नवाब द्वारा सम्राट को 26 लाख रुपये वार्षिक अदा करना तथा इस समय कंपनी सीधे कर संग्रह करने का भार न तो लेना चाहती थी और न ही उसके पास ऐसी क्षमता थी। कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए 2 उप दीवान बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खान तथा बिहार के लिए रजा सिताब राय की नियुक्ति की। मोहम्मद रजा खान उप नाजिम के रूप में भी कार्य करते थे। इस प्रकार समस्त दीवानी तथा निजामत का कार्य भारतीयों द्वारा ही चलता था, यद्यपि अधिकार कंपनी के हाथ में था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21। 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? तो ये आए थे खासी जनजाति के संपर्क में। बंगाल की दीवानी प्राप्त करने के पश्चात ब्रिटिश 1765 ईस्वी में सिलहट आए थे,
खासी जनजाति के लोग चावल, नमक एवं सूखी मछलियों के बदले रेशम, सूती सामान, लोहा, मोम, मधु, सींग का व्यापार करने हेतु सिलहट की सीमा पर पंडुआ में आते थे। खासी पर्वतों में पाए जाने वाले चूना पत्थर का उपयोग तथा बंगाल में चूना पत्थर की मांग की पूर्ति हेतु किया तथा कुछ समय पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश अधिकारी चूना पत्थर का व्यापार करने लगे, जिससे वे खासी जनजाति के संपर्क में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। अवध सल्तनत के हिंदू नायब वजीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो एक में है राजा टिकैत राय जो कि नवाब सिराजुद्दौला के अर्थ मंत्री थे। 2 में है अवध के नवाबों के राज्य में सामान्यतया कतिपय हिंदू जातियों के लोगों को उच्च स्थान प्राप्त था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। 1 और 2 दोनों सही है। राजा टिकैत राय नवाब सफदुल्ला के दीवान या अर्थ मंत्री थे, अतः अवध के नवाबों के राज्य में हिंदू अधिकारियों को भी उच्च पदों पर नियुक्ति की गई थी। उदाहरण के लिए सफदौला के दीवान राजा टिकैत राय व राजा झाऊलाल एवं नवाब सफदरजंग के प्रधानमंत्री व सेनानायक राजा नवल राय आदि इन्हीं जातियों के प्रतिनिधि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम कौन सा है? तो ये सही है ए। अंबर युद्ध, प्लासी युद्ध, वांडीवास युद्ध, बक्सर युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उससे पहले इसका डिस्कशन देख लेते हैं। 18वीं शताब्दी में भारत में लड़े गए प्रश्न युक्त युद्धों का कालानुक्रम इस प्रकार है। अंबर युद्ध जो कि अगस्त 1749 ईस्वी को मुजफ्फर जंग जो कि चंदा साहब तथा फ्रांसीसियों की संयुक्त सेनाओं ने वेलूर के समीप अंबर या अंबुर नामक स्थान पर कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन को पराजित कर उसकी हत्या कर दी। आगे है मुजफ्फरा जंग दक्कन का सूबेदार बन गया। इस उपलक्ष्य में उसने अपने हितकारी डुप्ले को कृष्णा नदी के दक्षिणी भाग के मुगल प्रदेशों का गवर्नर नियुक्त कर दिया तथा उत्तरी सरकार के कुछ जिले भी फ्रांसीसियों को दे दिए। इसके अतिरिक्त मुजफ्फर जंग की प्रार्थना पर एक फ्रेंच सेना की टुकड़ी बुस्सी के नेतृत्व में हैदराबाद में तैनात कर दी गई। आगे प्लासी के युद्ध के बारे में देखते हैं दोस्तों। प्लासी युद्ध जो कि जून 1757 ईस्वी को अंग्रेजों तथा बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य हुआ। युद्ध के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों को पूरे बंगाल पर नियंत्रण हो गया। क्लाइव ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। नवाब बनने के बाद मीर जाफर ने अंग्रेजों को उनकी सेवाओं के लिए 24 परगनों की जमींदारी से पुरस्कृत किया और क्लाइव को 2,34,000 पाउंड की निजी भेंट दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगले है वांडीवास युद्ध जनवरी जो कि 1760 ईस्वी में अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य युद्ध जिसमें फ्रांसीसी पराजित हुए। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व सर आयरकूट ने की जबकि फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंट डी लाली ने किया था। बक्सर युद्ध जो कि अक्टूबर 1764 में मीर कासिम अवध के नवाब सिराजुद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना तथा अंग्रेजों के मध्य हुआ। युद्ध में अंग्रेजी विजय रहे। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुन्ने ने किया था और बक्सर युद्ध ने प्लासी के निर्णयों पर मुहर लगा दी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जिसको 1760 के वांडीवास के युद्ध में पराजित हुआ। तो ये आज तो काउंट लाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। वांडीवास के युद्ध 1760 में ए फ्रेंच ने ब्रिटिश को हराया, बी ब्रिटिश ने डच को हराया, सी ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया, डच ने ब्रिटिश को हराया। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी सी ऑप्शन सी ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। 1760 ईस्वी के प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया? तो ये लड़ा गया था फ्रांसीसियों के खिलाफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो ये बक्सर का युद्ध जो कि मीर जाफर के विरुद्ध क्लाइव, वांडीवास जो कि फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, चिलियावाला का युद्ध डलहौजी के विरुद्ध मराठे ने और खुर्दा का युद्ध निजाम विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी ने। तो ये सही है। इसका राइट आंसर बी है, ऑप्शन बी है जो कि वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी ने लड़ा था। नेक्स्ट इसके डिस्कशन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। बक्सर युद्ध 22 अक्टूबर 1764 के अवध के नवाब
शुजाउद्दौला मुगल सम्राट शाह आलम तथा मीर कासिम की संयुक्त सेनाओं और अंग्रेजों के मध्य हुआ था। वांडीवास का युद्ध 22 जनवरी 1760 को अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य हुआ। इस युद्ध में फ्रांसीसी पराजित हुए। यही पराजय भारत में उनके पतन की शुरुआत थी। चिलैयावाला का युद्ध 13 जनवरी 1849 को लड़ा गया। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व लॉर्ड गॉफ ने किया तथा सिख सेना शेर सिंह के नेतृत्व में लड़ी। यह युद्ध अनिर्णित समाप्त हुआ। इस युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। खुर्दा का युद्ध 1795 ईस्वी में निजाम के विरुद्ध मराठों द्वारा लड़ा गया, जिसमें निजाम की हार हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया? तो ये मराठों ने सर्वाधिक विरोध किया अंग्रेजों का। भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध मराठों द्वारा किया गया। 3 अंग्ल मराठा युद्धों के बाद ही मराठा शक्ति को दबाया जा सका। मुगल साम्राज्य के खंडहरों पर मराठों ने अपने साम्राज्य की आधारशिला रखी। उन्हीं परिस्थितियों में अंग्रेजों ने भी लाभ उठाया। प्रथम अंग्ल मराठा युद्ध अंग्रेजों को मुंह की खानी पड़ी। सालाबाई की संधि से प्रथम युद्ध बंद हुआ। वेलेस्ली ने 1802 ईस्वी में सहायक संधि के जाल में पेशवा को बांध लिया। 1818 ईस्वी में लॉर्ड हेस्टिंग्स ने मराठों को रही सही शक्ति को समाप्त कर ब्रिटिश सर्वोच्चता की स्थापना की। चलिए दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे क्षेत्रीय मॉडर्न हिस्ट्री का क्षेत्रीय राज्य पंजाब एवं मैसूर के बारे में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही।